हम सब जानते हैं, दावतें केवल खाने पीने का नाम नहीं होती, बल्कि उनमें समाज की असली तस्वीर छुपी रहती है। कोई दिखावे में उलझा रहता है, कोई स्वाद में, और कोई सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है। चीफ की दावत ऐसी ही एक दिलचस्प कहानी है, जिसमें स्वादिष्ट पकवानों के साथ एक इंसानी स्वभाव की खट्टी मीठी झलक भी दिखाई देती है। आइए सुनते हैं इस कहानी को। चीफ की दावत। आज मिस्टर सामनाथ के घर चीफ की दावत थी। सामनाथ और उनकी धर्मपत्नी को पसीना पोंछने की भी फुर्सत न थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए हुए, फैली हुई सुर्खी और पाउडर को मले, और मिस्टर सामनाथ सिगरेट पे सिगरेट फूंकते हुए चीज़ों को फेरिस्ट हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे थे। आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। कुर्सियाँ, मेज़, तिरपाइयाँ, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुँच गए। ड्रिंक का अंतिम इंतज़ाम भी कर दिया गया। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी सामनाथ को सामने सहसा एक अड़चन खड़ा दिखाई दिया। माँ का क्या होगा? इस बात की ओर न उनका न उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। मिस्टर सामनाथ श्रीमती को घूर कर अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा? श्रीमती काम करते करते ठहर गई और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो। रात भर बेशक वहीं रहें, कल आ जाएंगी। श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे सिकुड़ी हुई आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे और फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता उस बुढ़िया के घर फिर से आना जाना शुरू हो। पहले ही बड़ी मुसीबत से बंद किया था। माँ से कहो जल्दी खाना खा के अपनी कोठरी में चली जाए। मेहमान कहीं 8 बजे जाएंगे, इससे पहले ही अपना काम निपट ले। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया, मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी, जो वह सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी तो साथ ही तो बरामदा है जहाँ लोग खाएंगे, तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाज़ा बंद कर लें, मैं बाहर से ताला लगा लूँगा, या माँ को कह देता हूँ कि अंदर जाकर सोए नहीं, बैठी रहे, और क्या। और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चलेगा, 11 बजे तक तो तुम ड्रिंक करते रहते हो। श्यामनाथ कुछ खींच उठे, हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली या भाई के पास जा रही थी, तुमने ही यूँ खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। वाह, तुम माँ बेटों की बातों में मैं बुरी बनूं, तुम जानो और वह ना जाने। मिस्टर सामनाथ चुप रहे। यह मौका बहस का नहीं था, समस्या का हल ढूंढने का था। उन्होंने घूरकर माँ की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाज़ा बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया है, और इन्हीं कदमों के साथ माँ की कोठरी में जा पहुँचे। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी, दुपट्टे में मुंह सिर लपेटे माला जप रही थी। सुबह से तैयारी देखते हुए माँ का दिल धड़क रहा था। माँ, आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे। माँ ने धीरे से मुंह पर दुपट्टा हटाया और बेटा को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना है बेटा, तुम तो जानते ही हो, मांस मछली बने तो मैं कुछ नहीं खाती। जैसे भी हो अपने काम से जल्दी निपट लेना। अच्छा बेटा। माँ, आज हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, तुम उतनी देर यहाँ बरामदे में बैठना, फिर जब हम यहाँ आ जाएंगे तो तुम गुरसैल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना। माँ अवाक बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा। और माँ, आज जल्दी सोना नहीं, तुम्हारे खर्राटों की आवाज़ दूर तक आती है। माँ लज्जित सी आवाज़ में बोली, क्या करूँ बेटा, मेरे बस की बात नहीं है, जब से बीमारी से उठी हूँ नाक से सांस नहीं ली जाती। मिस्टर सामनाथ ने इंतज़ाम तो कर दिया, फिर भी उनकी उधेड़ बुन खत्म नहीं हुई। जो चीफ अचानक इधर आ निकले तो 10-8 मेहमान होंगे, देसी अफसर, उनकी स्त्रियाँ, कोई भी गुरसैल खाने की तरफ जा सकता है। क्षोभ और क्रोध में वह झुलझुलाने लगे। वह कुर्सी को उठाकर एक बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ माँ, इस पर बैठो तो जरा। माँ ने माला संभाला और पल्ला ठीक करती उठी और धीरे से कुर्सी पर आके बैठ गई। यूँ नहीं माँ, टांग ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, यह खाट नहीं है। माँ ने टांगे नीचे उतार ली, और खुदा के वास्ते नंगे पैर न घूमना, न वह खड़ाऊ पहनना, किसी दिन मैं तुम्हारी यह खड़ाऊ उठा के बाहर फेंक दूंगा। माँ चुप रही। कपड़े कौन सा पहनोगी माँ? जो हैं वही पहनूंगी बेटा, जो कहो पहन लो। मिस्टर सामनाथ सिगरेट मुंह में रखे फिर अधखुली आंखों से माँ की ओर देखने लगे, और माँ कपड़ों की सोचने लगी।
शामनाथ हर बात में तरकीब चाहते थे। घर का सारा संचालन अपने हाथ में ले लिया था। खूंटी कमरे में कहाँ लगाई जाएगी, बिस्तर कहाँ बिछे, किस रंग के पर्दे लगाए जाएं, श्रीमती कौन से रंग की साड़ियाँ पहने, मेज किस साइज का हो। शामनाथ को चिंता थी कि अगर चीफ का साक्षात माँ से हो गया तो कहीं लज्जित नहीं होना पड़े। माँ को सिर से पाँव तक देखते हुए बोले, तुम सफ़ेद रंग की कमीज और सफ़ेद रंग का सलवार पहन लो माँ। पहन के आओ तो देखें जरा कैसी दिखती हो। माँ धीरे से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने चली गई। यह माँ का झमेला ही रहेगा। उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपनी स्त्री से कहा, कोई ढंग की बात हो तो भी कहें, अगर कोई उल्टी सीधी बात हो गई तो चीफ को बहुत बुरा लगेगा, सारा मज़ा बेकार हो जाएगा। माँ सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद, सफ़ेद कपड़ों में लिपटा हुआ, छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर में आधे झड़े हुए बाल पल्ले की ओट में छिप गए थे। पहले से कुछ कम कुरूप नजर आ रही थी। चलो ठीक है, कोई चूड़ी उड़ी हो तो पहन लो, कोई हर्ज नहीं है। चूड़ियाँ कहाँ से लाऊं बेटा, तुम तो जानते ही हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। यह वाक्य शामनाथ को तीर की तरह लगा। तिनक कर बोला, यह कौन सा राग छेड़ दिया माँ, सीधा कह दो नहीं है जेवर, बस। इससे पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक है, जो जेवर बिका है तो कुछ बन के ही आया हूँ, नीरा नहीं लड़ूंगा। जितना दिया है उससे दोगुना ले लेना। मेरी जीभ जल जाए बेटा, तुमसे जेवर लूंगी, मेरे मुंह से यूं ही निकल गया, जो होते लाख बार पहनती। 5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर शामनाथ को खुद भी नहा धो के तैयार होना था। श्रीमती अब अपने कमरे में जा चुकी थी। शामनाथ जाते हुए एक बार फिर अपनी माँ को हिदायत करते गए, माँ रोज की तरह गुमसुम बन के नहीं बैठना, अगर साहब इधर आ निकले तो बात पूछ लेना, तो ठीक तरह से जवाब देना। मैं पढ़ी लिखी नहीं बेटा, मैं क्या बताऊंगी, तुम कह देना माँ अनपढ़ है, कुछ जानती वानती नहीं, वह नहीं पूछेगा कुछ। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो वह क्या जवाब देगी। अंग्रेज को तो दूर से ही देखते ही वो घबरा जाती थी, और यह तो अमरीकी है, ना मालूम क्या पूछे, मैं क्या कहूँगी। माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे का हुक्म कैसे टाल सकती थी। चुपचाप अपनी कुर्सी पे टांगे लटकाए वहीं बैठी रहीं। एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। शामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी। वार्तालाप उसी रौ में बह रहा था जिस रौ में गिलास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट न थी, कोई अड़चन न थी। साहब को विस्की पसंद आई थी, मेम साहब को पर्दे पसंद आए थे, सोफ़ा कवर का डिज़ाइन भी पसंद आ गया था, कमरे की सजावट भी पसंद आई थी। इससे बढ़कर और क्या चाहिए। साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियाँ कहने लगे। दफ्तर में जितने रोब रखे थे यहाँ पर उतने ही दोस्त परवर हो गए थे। और उनकी स्त्री काला गाउन पहने, गले में सफ़ेद मोतियों का हार, सेंट और पाउडर की महक से ओत पोत कमरे में बैठी सभी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी। बात बात पे हंसती, बात बात पे सिर हिलाती, और शामनाथ की स्त्री से तो यूँ बातें कर रही थी जैसे उनकी पुरानी सहेली हों। और इसी रो में पीते पिलाते 10:30 बज गए। वक्त गुजरते पता ही ना चला। आखिर सब लोग अपने अपने गिलास में से आखिरी घुट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। आगे आगे शामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे से चीफ और दूसरे मेहमान। बरामदे में पहुँचे तो शामनाथ सहसा ठिठक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा, उनकी टांगें लड़खड़ा गईं और क्षण भर के लिए सारा नशा हिरन हो गया। बरामदे में ऐन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी, मगर दोनों पाँव कुर्सी की सीट पर रखे हुए थे और सिर दाएं से बाएं हवा में झूल रहा था, और मुंह से लगातार गहरे खर्राटे की आवाज़ आ रही थी। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ थम जाता तो खर्राटे और भी गहरे हो जाती, और फिर जब झटके से नींद टूटती तो सिर दाएं से बाएं झूलने लगता। पल्ला सिर से खिसक गया था और माँ झरे हुए बाल आधे गंजे सिर पे अस्त व्यस्त बिखरी पड़ी हुई थी। देखते ही शामनाथ क्रुद्ध हो उठे। जी चाहा कि माँ को धक्का देकर उठा दें और उन्हें कोठरी में धकेल दें, मगर ऐसा करना संभव न था। चीफ और बाकी मेहमान पास खड़े थे। माँ को देखते ही देसी अफसर की कुछ स्त्रियां हंस दी। इतने में चीफ ने धीरे से कहा, पुअर डियर।
माँ हड़बड़ा के उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसी घबराई कि कुछ कहते न बना। झट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गई और ज़मीन को देखने लगी। उनके पांव लड़खड़ाने लगे और हाथों की उंगलियां थर-थर कांपने लगीं। माँ, तुम जाके सो जाओ। तुम इतनी देर तक क्यों जाग रही थी? और सिसकियाई हुई नज़र से सामनाथ चीफ की मुंह की ओर देखने लगे। चीफ के चेहरे पे मुस्कुराहट थी। वह वहीं खड़े होकर बोले, नमस्ते। माँ ने झिझकते हुए अपने को सिमेटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था, दूसरा हाथ बाहर। ठीक तरह से नमस्ते भी न कर पाई। श्यामनाथ इस पर भी खिन्न हो उठे। इतने में चीफ ने अपना दायां हाथ मिलाने के लिए माँ की ओर किया। माँ और भी घबरा उठी। माँ, हाथ मिलाओ। पर हाथ कैसे मिलाती? दाएं हाथ में तो माला थी। घबराकर माँ ने बायां हाथ ही साहब के हाथ में दे रखा। सामनाथ दिल ही दिल में जल उठे। देसी अफसरों की स्त्रियां खिलखिलाकर हंसने लगीं। यूं नहीं माँ, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है। दायां हाथ मिलाओ। मगर अब तक चीफ ने माँ का बायां हाथ ही बार बार पकड़कर हिला दिया और बोले, हाउ डू यू डू? कहो माँ। मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। माँ कुछ बड़बड़ाई। माँ कहती है, मैं ठीक हूँ। कहो माँ, हाउ डू यू डू? माँ धीरे से संकुचाती हुई बोली, हाउ डू डू। एक बार फिर कहा उठा। वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाल ली थी। लोग हंसने चहकने लगे थे। सामनाथ के मन में क्षोभ भी कुछ कुछ कम होने लगा था। साहब अपने हाथ में माँ का हाथ भी पकड़े हुए थे और माँ सिकुड़ी जा रही थी। साहब के मुंह से शराब की बू आ रही थी। श्यामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव में रहने वाली है, उम्र भर गांव में रही है, इसलिए आपसे लजाती है। साहब इस पर खुश नजर आए। बोले, सच? मुझे गांव के लोग बहुत पसंद है। अब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होंगी। चीफ खुशी से सिर हिलाते हुए कहा, माँ, साहब कहते हैं कोई गाना सुनाओ, कोई पुराना गीत। तुमको तो कितने ही याद होंगे। माँ धीरे से बोली, मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया है। वाह माँ, मेहमान का कहा कोई टालता है। साहब ने इतनी रीझ से कहा है, नहीं गाओगी तो साहब बुरा मानेंगे। मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है। वाह, कोई बढ़िया ठप्पे सुना दो, दो पत्तर अनारा दे। ऐसी अफसर और उनकी स्त्रियों ने इस सुझाव पर तालियां पीटी। माँ कभी दीन दृष्टि से बेटे के चेहरे को देखती तो कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को। इतने में बेटे ने गंभीर आदेश से भरे लिहाज में कहा, माँ। इसके बाद हाँ या ना का सवाल ही नहीं उठता। माँ बैठ गई और क्षीण दुर्बल लर्जाती आवाज में एक पुराना विवाह का गीत गाने लगी। हरियाणी माए हरियाणी भेड़े, हरियाणे भागी भरिया है। देसी स्त्रियां खिलखिला के हंस उठीं। 3 पंक्तियां गाकर माँ चुप हो गई। बरामदा तालियों से गूंज उठा। साहब तालियां पीटना बंद ही नहीं कर रहे थे। सामनाथ की खींच प्रसन्नता और गर्व से बदल उठी थी। माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया था। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गाँव की दस्तकारी क्या है? श्यामनाथ खुशी से झूम रहे थे। बोले, ओ बहुत है साहब, मैं आपको एक सेट उन चीज़ों का भेंट करूँगा, आप उन्हें देखकर खुश होंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में फिर पूछा, नहीं, मैं दुकानों की चीज़ नहीं मांगता। पंजाबियों के घर में क्या बनता है, औरतें खुद क्या बनाती हैं। सामनाथ कुछ सोचते हुए बोले, लड़कियां गुड़िया बनाती हैं, फुलकारियां बनाती हैं। फुलकारियां क्या है? श्यामनाथ ने फुलकारी का मतलब समझाने की असफल चेष्टा करने के बाद माँ को बोले, क्यों माँ, कोई पुरानी फुलकारी है घर में? माँ चुपचाप अंदर गई और अपनी पुरानी फुलकारी उठा के ले आई। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह से उसके तागे टूट रहे थे और कपड़ा फटने लगा था। साहब की रुचि को देखकर श्यामनाथ बोले, यह फटी हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा दूंगा। माँ बना देगी। क्यों माँ, साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हें ऐसी ही फुलकारी बना दोगी ना? माँ चुप रही, फिर डरते डरते धीरे से बोली, अब मेरी नज़र कहाँ है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेंगी। मगर माँ का वाक्य बीच में ही तोड़ते हुए श्यामनाथ साहब को बोले, वह जरूर बना देगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद किया और हल्के हल्के झूमते हुए खाने की मेज की ओर बढ़ गए। बाकी मेहमान भी उनके पीछे पीछे हो लिए। जब मेहमान बैठ गए और माँ पर से सबकी नज़र हट गई तो माँ धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबसे नज़र बचाती हुई अपने कोठरी में चली गई। मगर कोठरी में बैठने की देर थी
कि आंखों से छल छल आंसू बहने लगे। वह दुपट्टे से बार बार उन्हें पोंछती, पर वह बार बार उमड़ जाते, जैसे बरसों का बाट तोड़कर उमड़ आए हों। माँ ने बहुतेरा दिल को समझाया, हाथ जोड़े, भगवान का नाम लिया, बेटे की चिरायु होने की प्रार्थना की, बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू की बरसात पानी की तरह जैसे थमने का नाम न ले रहे हों। आधी रात का वक्त होगा। मेहमान खाना खाकर एक एक करके जा चुके थे। माँ दीवार से सटकर बैठी आंखें फाड़े दीवार को देखे जा रही थी। घर के वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। मोहल्ले की निस्तब्धता सामनाथ के घर पे छा चुकी थी। केवल रसोई में प्लेटों के खनकने की आवाज़ आ रही थी। तभी सहसा माँ की कोठरी का दरवाज़ा जोर से खटकने लगा। माँ, दरवाज़ा खोलो। माँ का दिल बैठ गया। हड़बड़ा कर उठ के बैठी। क्या मुझसे फिर कोई भूल हो गई? माँ कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उन्हें नींद आ गई, क्यों वो ऊँघने लगी, क्या बेटे अभी तक क्षमा किए होंगे? माँ उठी और काँपते हुए दरवाज़ा खोली। दरवाज़ा खुलते ही श्यामनाथ झूमते हुए आगे बढ़े और माँ को आलिंगन में भर लिया। ओ अम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। साहब तुमसे इतना खुश हुए कि क्या कहूँ। ओ अम्मी। माँ की छोटी सी काया सिमटकर बेटे के आलिंगन में छिप गई थी। माँ के आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्हें पोंछती हुई धीरे से बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ। सामनाथ का झूमना सहसा बंद हो गया और उनकी पेशानी पे फिर तनाव के बल पड़ गए। उनकी बाहों माँ के शरीर से हट गईं। क्या कहा माँ? यह कौन सा राग तुमने छेड़ दिया? श्यामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा, बोलते हुए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया यह कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। नहीं बेटा, अब तुम बहू के साथ जैसा मन चाहे वैसे रहो। मैंने अपना खा पहन लिया। अब यहाँ क्या करूँगी? जो थोड़े दिन जिंदगानी के बाकी हैं, भगवान का नाम लूँगी। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है। मेरी आंखें अब नहीं रही बेटा जो फुलकारी बना सकूं। तुम कहीं और से बनवा लेना, बनी बनाई ले लो। माँ, तुम मुझे धोखा देके यूं चली जाओगी? मेरा बनता काम बिगाड़ोगी? जानती नहीं साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। माँ चुप हो गई। फिर बेटे के मुंह की ओर देखती हुई बोली, क्या तेरी तरक्की होगी? क्या साहब तेरी तरक्की कर देंगे? क्या उसने कुछ कहा है? कहा नहीं, मगर देखती नहीं कितना खुश हो गए। कहा था जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेगी तो मैं देखने आऊँगा कि कैसे बनाती है। जो साहब खुश हो गया तो मुझे इतनी बड़ी नौकरी मिल सकती है कि मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे उनकी झुर्रियाँ भरा मुँह खिलने लगा। आँखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। तो तेरी तरक्की होगी बेटा? तरक्की यूं ही हो जाएगी। साहब को खुश रखूँगा तो कुछ करेगा, वरना उसकी खिदमत करने वाले और भी लोग हैं। तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसे बन पड़ेगा बना दूंगी। और माँ का दिल ही दिल में बेटे के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी। और मिस्टर सामनाथ अब सो जाओ माँ कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर घूम गए। कहानी यहीं समाप्त होती है। आप श्रोतागणों का सुझाव हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर साझा करें। मिलते हैं अगले कहानी के साथ।